27 दिसंबर सन 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से एक रात पहले इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज जानते थे कि अगले रोज तालिबान दहशतगर्द पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन को रावलपिंडी के जलसे में कत्ल करने की कोशिश करेंगे। चुनाचे ISI के सरबराह नदीम ताज ने 26 और 27 दिसंबर की दरमियानी रात 1:30 बजे बेनज़ीर भुट्टो से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उन्हें दहशतगर्दों के भयानक मंसूबे से आगाह किया। बेनज़ीर भुट्टो को शक हुआ कि शायद मुशर्रफ जनता उनका जलसा कैंसिल करवाने के लिए ऐसा पैगाम दे रही है। चुनाचे उन्होंने ISI के सरबराह से सवाल किया कि अगर आपके पास मेरे कत्ल की साजिश के बारे में इतनी पक्की इत्तला है तो आप मुझे बताने की बजाय उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। बीबी ने मेजर जनरल नदीम ताज से मजीद कहा कि आपको न सिर्फ उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना चाहिए बल्कि रावलपिंडी जलसे के दौरान मेरी और मेरे कारकुनान की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना चाहिए। मुशर्रफ के करीब समझे जाने वाले ISI चीफ ने जवाब में बीबी को यकीन दिलाया कि उन्हें अगले रोज फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ताहम 27 दिसंबर के रोज दहशतगर्दों ने अपने मंसूबे पर अमल करते हुए बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया और ISI कुछ भी न कर पाई। ये इंकशाफ सीनियर बरतानवी सहाफ़ी और BBC के इस्लामाबाद में साबिक नुमाइंदे ओवेन बेनेट जोन्स ने अपनी ताज़ा किताब द भुट्टो डायनेस्टी द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में किया है। अहम तरीन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को ये मालूम था कि तालिबान दहशतगर्द बेनज़ीर भुट्टो को अगले रोज निशाना बनाने जा रहे हैं तो इस मंसूबे को नाकाम बनाने और उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बजाय मोहतरमा का सिक्योरिटी हिसार क्यों और किसके कहने पर खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से खुदकुश हमला आवर और शूटर उनकी गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हुए और उनको शहीद कर दिया। याद रहे कि रावलपिंडी जलसे के रोज बेनज़ीर भुट्टो को 400 पुलिस वालों का सिक्योरिटी हिसार मुहैया किया गया था जो जलसा खत्म होने से पहले ही बताए बगैर वापस ले लिया गया। चुनाचे जब मोहतरमा की गाड़ी जलसागाह से निकली तो उसके आसपास किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से खुदकुश बमबार और शूटर उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के करीब तर पहुंच गए और आसानी से उनको निशाना बना डाला। ओवेन बेनेट जोन्स अपनी किताब में लिखते हैं कि 26 दिसंबर सन 2007 की रात जब बेनज़ीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइव के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन ISI के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम उन तक पहुंच चुका था कि वे एक अहम काम के सिलसिले में उनसे मिलना चाहते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने 2 घंटे की नींद ली, जिसके बाद रात 1:30 बजे मेजर जनरल नदीम ताज उनसे मिलने जरदारी हाउस पहुंच गए। इस मुलाकात में बेनज़ीर के अलावा उनकी सलामती के मुशीर रहमान मलिक भी मौजूद थे। नदीम ताज ने उन्हें बताया कि अगले रोज रावलपिंडी के जलसे के दौरान दहशतगर्द उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। ISI के सरबराह को अपने जराये से इस मंसूबे के बारे में पक्का यकीन था। उनकी बात सुनकर बेनज़ीर भुट्टो को शुबा हुआ कि नदीम ताज कहीं उन पर अपना जलसा मंसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने नदीम ताज से कहा कि अगर आप उन खुदकुश बमबारों के बारे में जानते हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ISI चीफ का जवाब था कि यह नामुमकिन है क्योंकि इससे उनके ज़राए बेनकाब हो जाएंगे। इस पर बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें, आप ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। ISI के सरबराह ने वादा किया कि वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। दूसरी तरफ जब बेनज़ीर मेजर जनरल नदीम ताज से मिल रही थी, उनके कातिल उनका कत्ल की हतमी तैयारी कर रहे थे। बेनेट जोन्स लिखते हैं कि आधी रात के बाद तालिबान हैंडलर नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। इसी दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गुल और रफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना कर आए थे, जहां बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर की शाम जलसे से खिताब करना था। उस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट्स पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन इससे तालिबान के मंसूबे को कोई फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो पर हमला तब किया जाना था जब वो जलसे से निकलकर वापस जा रही होंगी। ये दोनों अफराद वहां से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर वापस आए और बिलाल को कुछ कारतूसों के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को हैंड ग्रेनेड दिया गया। हसनैन ने बिलाल को मशवरा दिया कि ट्रेनर के जूते की बजाय कुछ और पहने क्योंकि अफवाज को सिखाया जाता है कि जहादी ट्रेनर जूते पहनते हैं और वो इन्हें शुबे में पकड़ सकते हैं। बिलाल ने मशवरे के बाद जूते की जगह चप्पल पहन ली। नमाज पढ़ने के बाद हसनैन बिलाल को उस गेट तक ले गया जो उनके ख्याल में बेनज़ीर इस्तेमाल करने वाली थी। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग अवे विद मर्डर नामी किताब लिखने वाले हेराल्डो मेनियोज लिखते हैं कि 27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर भुट्टो सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फ़हीम और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर्स के साथ अफगान सदर हामिद करज़ई से मिलने गए। करज़ई इस्लामाबाद के सरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आई। उन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में की जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी।
सपहर को बेनजीर गाड़ियों के काफिले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गई। इस काफिले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूजर में पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तौकीर कायरा बैठे थे। इनके बिल्कुल पीछे बेनजीर की सफेद रंग की लैंड क्रूजर थी और दोनों तरफ कायरा की 2 और गाड़ियां चल रही थी। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा वीगो पिकअप ट्रक चल रहे थे। इनके पीछे जरदारी हाउस की स्याह मर्सिडीज बेंज थी जो बुलेट प्रूफ थी और जरूरत पड़ने पर बेनजीर उसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनजीर की कार में सामने वाली सीट पर इनके ड्राइवर जावेदुर रहमान और दाएं जानिब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेजर रिटायर्ड इम्तियाज हुसैन बैठे थे। दरमियानी निशिस्त पर बाईं तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फहीम, वस्त में बेनजीर और दाएं जानिब बेनजीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थी। 2:15 पर बेनजीर का काफिला फैजाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई। 2:56 पर बेनजीर का काफिला दाएं मुड़कर मरी रोड से लियाकत मोड़ पर आ गया और लियाकत बाग के वीआईपी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त बेनजीर खड़ी हुई और उनकी लैंड क्रूजर की छत से उनका चेहरा जाहिर हुआ। वो लोगों की तरफ हाथ हिला रही थी और उनका सलाम कबूल कर रही थी और उनकी गाड़ी लियाकत रोड पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बेनजीर की हिफाजत करने वाले लोगों ने एक बार भी उन्हें नहीं रोका कि इस तरह खड़ा होना खतरे से खाली नहीं है। हेराल्डो न्यूज़ अपनी किताब में लिखते हैं कि 3:16 पर बेनजीर का काफिले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रुकना पड़ा क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। इस दौरान बेनजीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी पर खड़ी रही और उनका चेहरा स्केप हिज के बाहर नजर आता रहा। इसके बाद बेनजीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक तकरीर की। इस दौरान उन्हें 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर खत्म होते ही पूरा मजमा बेनजीर जिंदाबाद और बेनजीर वज़ीर आज़म के नारों से गूंज उठा। तकरीर के बाद बेनजीर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। उनकी कार काफी देर तक रुकी रही क्योंकि उनके हामियों ने इसे चारों तरफ से घेर दिया था। भीड़ को देखकर बेनजीर खड़ी हो गई और इनके इमरजेंसी हेड से इनके सर और कंधे नजर आने लगे। उस वक्त 5:10 हुए थे। ओवन बेनेट जोन्स अपनी किताब में लिखते हैं कि सुबह से इंतजार करने वाले बिलाल को महसूस हुआ कि उसका वक्त आ गया है। वो पहले बेनजीर की गाड़ी के सामने गया और फिर इसके बगल में पहुंचा जहां कम लोग थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनजीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की। चूंकि वो थोड़ी दूरी पर था लिहाजा वो सिर्फ उसके बाजू को छू सका था। बिलाल ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली के चलते ही बेनजीर स्केप हेज के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो ही वो नीचे गिरी बिलाल ने खुदकुश बम भी फोड़ दिया। हेराल्डो न्यूज़ लिखते हैं कि नाहिद खान जो बेनजीर की दाईं तरफ बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों के चलने की आवाज़ सुनी, बेनजीर नीचे गिरी और उनके सर का दायां हिस्सा उनकी गोद में आन गिरा। उनके सर और कान से तेजी से खून बह रहा था और उनके खून से मेरे सारे कपड़े तर हो गए। मखदूम अमीन फहीम जो बेनजीर की दाएं तरफ बैठे थे, उन्होंने बताया कि जब बेनजीर गिरी तो उनके जिस्म में जिंदगी की कोई अलामत नहीं थी और उनकी गाड़ी में किसी और को कोई शदीद चोट नहीं आई। अफसोस कि उस वक्त वहां एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनजीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर फिर भी कार लोहे की रिम पर चलाते हुए इसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। लियाकत रोड पर 300 मीटर चलने के बाद उसने इसी हालत में कार को बाईं तरफ मोड़ दिया। कार इसी हालत में कुछ किलोमीटर तक चलती रही। एक जगह जब लैंड क्रूजर ने यू टर्न लेना चाहा तो वो रुक गई और आगे न बढ़ सकी। जाए वकुआ पर मौजूद 2 कमांडो गाड़ियों ने बेनजीर की गाड़ी के पीछे चलने की कोशिश की, लेकिन वो आगे की लाशों और जख्मी अफराद की वजह से आगे न बढ़ सके। नाहिद खान ने ओवन बेनेट जोन्स को बताया कि हमारे सामने बेनजीर को टैक्सी में अस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पुलिस को कुछ पता नहीं था। हम टैक्सी का इंतजार कर रहे थे कि 2 या 3 मिनट बाद एक जीप आकर रुकी। हम बेनजीर को इस जीप में अस्पताल ले गए। वो जीप बेनजीर की तर्जुमान शेरी रहमान की थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सब हमले के 34 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के फौरन बाद बेनजीर को स्ट्रेचर पर पार्किंग एरिया के अंदर ले जाया गया। इनकी ना तो नब्ज चल रही थी और ना ही वो सांस ले रही थी। इनकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहरी हुई थी और टार्च की रोशनी से भी इनमें कोई हरकत नहीं थी। इनके सर से मुसलसल खून बह रहा था। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर सईदा मेमन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर औरंगजेब खान भी उनकी मदद को पहुंचे। 1 मिनट के अंदर इनके गले में एक ट्यूब डाली गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनजीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर्स इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने इनका सीना चाक किया। इनके दिल की अपने हाथों से मालिश करने लगे, लेकिन इनके जिस्म पर कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनजीर की शहादत का ऐलान कर दिया गया। इसी दौरान तमाम मर्दों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने के लिए कहा गया। डॉक्टर कुलसिया अंजम कुरैशी और नर्सों ने बीबी के जिस्म को साफ किया और सर की चोटों पर पट्टी की। इनके खून में भीगे हुए कपड़ों की जगह अस्पताल के कपड़े पहना दिए गए। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनजीर अस्पताल पहुंची तो इनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर दुपट्टा कहाँ गया। बीबी के डेथ सर्टिफिकेट नंबर
202877 में मौत की वजह कॉलम में लिखा गया कि पोस्टमार्टम के बाद इल्म होगा। डॉक्टर मुसद्दिक खान ने पुलिस चीफ सऊद अजीज से 3 बार पोस्टमार्टम की इजाज़त तलब की, लेकिन उन्होंने 3 बार इसकी इजाज़त नहीं दी। बाद में उन्होंने ये कहते हुए फैसले का दिफा किया कि उन्हें बेनज़ीर के अहले खाना से इजाज़त नहीं मिली है। जब अस्पताल के बाहर बेनज़ीर की मौत का ऐलान किया गया तो वहाँ खड़े हजूम के मुंह से एक आह निकली। इसी दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी अस्पताल पहुँच चुके थे और गम से निढाल थे। रात 10:35 पर बेनज़ीर की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर करीबी चकलाला एयरबेस ले जाया गया। 28 दिसंबर की रात 1 बजे इनकी मैयत इनके शौहर आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दी गई, जो चंद मिनट कबल दुबई से वहां पहुंचे थे। 28 दिसंबर सन 2007 को लाड़काना में गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो को अपने वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस का मफरूर मरकजी मुलजिम परवेज़ मुशर्रफ खुद पर लगे इल्ज़ाम की बरस बरस तरदीद करता रहा, लेकिन फिर सन 2017 में दुबई में एक इंटरव्यू के दौरान मुशर्रफ ने तस्लीम किया कि मुखालिफिन को मरवाना जायज़ है और एजेंसियों के लिए ये एक रूटीन का खेल है। ये है प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, हम मान जाते हैं। बंदा मरवाना जनरल साहब इज नॉट प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, इट इज अ प्रोएक्टिव एक्ट ऑफ असैसिनेशन। नहीं everyone is doing it, for heaven's sake. इजरायली मरवाते हैं। everyone is doing this. अगर हम समझ रहे हैं हम करेंगे तो हमें यही करना चाहिए जो दुनिया का तरीका है। तो आप कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मन कोई बाहर बैठा है दुबई में या लंदन में, मरवा दो उसे। हम तो नहीं मरवाएंगे, लेकिन वो खत्म हो गया, हमें तो नहीं पता, किसी ने मार दिया होगा उसे। Do you have someone in mind? I have many in mind. YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।